हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है खुली व बंद आकृति एक परिचय। उसके बाद क्लास 7 में त्रिभुजों की सर्वांग समता का ASA प्रतिबंध के बारे में समझेंगे। फिर क्लास 8 में समझेंगे चतुर्भुज की बनावट और रचना के बारे में। और अंत में जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया नामक जगह पर जाते वक्त गोरे लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने ट्रेन में अव्वल दर्जे में बापू को सफर नहीं करने दिया। उनको तो घोड़ा गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठने दिया। बापू ने होटल में भी पीछे जाकर के खाना खाया था। बापू यह सब काले गोरे का भेद एक अन्याय की तरह मानते थे। प्रिटोरिया में मोहनदास का परिचय जाने माने हिंदुस्तानी व्यापारियों से होने लगा था। उन्होंने सभी भारतीय लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। एक व्यापारी के घर हिंदुस्तानियों की सभा बुलाई गई। कई लोग आए। मोहनदास ने पहली बार ठीक से भाषण दिया, जिसके बाद बहुत से लोगों से बातचीत हुई। इस सभा में यह तय हुआ कि कुछ अनपढ़ लोग मोहनदास से अंग्रेजी सीखेंगे। ये कक्षाएं 8 महीने चली। मोहनदास का जीवन सामाजिक बनने लगा। दादा अब्दुल्ला के जिस मुकदमे में मदद देने वे आए थे वो भी चल रहा था। अनुभवी वकीलों के साथ काम करने से मोहनदास को वकालत समझ आने लगी। दोनों पक्षों में रिश्तेदारी थी। मोहनदास ने उन्हें समझाया कि अदालत में मामला चलता रहा तो जीतने वाले को भी बहुत लाभ नहीं होगा। उन्होंने सुझाया कि दोनों पक्ष अपने भरोसे के लोगों को पंच बना ले और फिर उनका किया समझौता मान ले। पंचों ने फैसला दादा अब्दुल्ला के पक्ष में किया, लेकिन मोहनदास ने उन्हें मनाया कि वे अपने रिश्तेदार को खूब सारा समय दें नुकसान की भरपाई के लिए, ताकि उसके व्यापार का दिवाला न निकल जाए। और फिर इस समझौते से दोनों पक्षों को सम्मान मिला। रिश्तेदारों में आपसी प्यार लौट आया। काम पूरा हो गया था। अब मोहनदास को स्वदेश लौटना था। दादा अब्दुल्ला अब उन्हें बहुत चाहने लगे थे। उन्होंने मोहनदास के सम्मान में एक सामूहिक भोज रखा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक नया कानून आने वाला था। कुछ लोगों ने अब्दुल्ला सेठ से कहा कि आप गांधी भाई को रोक लीजिए, वो जैसे कहेंगे हम वैसे इस कानून से लड़ेंगे। और फिर देखते ही देखते भोजन सभा एकदम से आंदोलन के कार्यालय में बदल गई। गांधी भाई 1 महीने ही नहीं 1 साल के लिए नेटाल राज्य में रुक गए। उन्हें 20 व्यापारियों ने मिलकर पेशगी रकम दी और अपना वकील नियुक्त किया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर मोहनदास ने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन सन 1894 में किया। हिंदुस्तानियों को कई जुल्म सहने पड़ते थे। रात को बिना पहचान पत्र वो बाहर नहीं निकल सकते थे और चुनाव में भी ज्यादातर भारतीय वोट नहीं डाल सकते थे। पर सबसे बुरे हाल तो अनपढ़ मजदूरों के थे। उनके गोरे मालिक उन्हें गुलामों की तरह रखते थे, जब चाहे पीट देते थे और उन पर नए कर भी लगाए जाते थे। ये मजदूर सन 1860 के बाद तमिलनाडु, आंध्रा और बिहार जैसे राज्यों से गन्ने की खेती के लिए आए थे। इनसे अग्रीमेंट यानी इकरारनामा होता था, इसीलिए ये गिरमिटिया कहलाने लगे। गांधी भाई का नाम सुनकर बाला सुंदरम नाम का एक मजदूर मोहनदास से मदद मांगने के लिए आ गया। उसके गोरे मालिक ने उसे बुरी तरह पीट दिया था और उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। उसका इलाज कराकर मोहनदास उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ले गए। उसकी मुक्ति हुई। गांधी भाई गिरमिटिया मजदूरों के नेता हो गए। अब मोहनदास की कांग्रेस के साथ तरह तरह के हिंदुस्तानी आ गए थे। अमीर और गरीब, हर धर्म के लोग, मुस्लिम, पारसी, हिंदू, ईसाई और तरह तरह की जुबानें, गुजराती, तमिल, भोजपुरी, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी भी। क्योंकि अब मोहनदास की दोस्ती कुछ गोरों के साथ भी होने लगी थी। उनका सौम्य और संकोची व्यवहार लोगों का मन जीत लेता था। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ और कौन-कौन से काम किए। खुली व बंद आकृति। वो देखो, टूटता तारा। तुम्हें पता है, टूटते तारे को देखकर हम जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। हाँ, मुझे पता है। तुमने क्या मांगा? नहीं बताऊंगी। बताने से मन्नत पूरी नहीं होती। तुम किस सोच में डूबे हो? तुमने टूटते तारे को देखकर मन्नत नहीं मांगी? मुझे तो आसमान में बिंदु दिख रही है। मुझे तो तारे दिख रहे हैं। तुम अंधे हो क्या जो तुम्हें बिंदु दिख रही है? मैना दीदी, आप ही समझो इसे। ये सही कह रहा है। तो क्या ये तारे नहीं हैं? हाँ, ये तारे ही हैं, लेकिन बिंदु का आभास करा रहे हैं। तारे बिंदु का आभास करा रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। इसके बारे में बरगद चाचा बताएंगे। चलो उनसे चलकर पूछते हैं। बरगद चाचा, तोता ये कह रहा है कि उसे तारे बिंदु लग रहे हैं। हाँ, तोता सही कह रहा है। तारे बिंदु का आभास कराते हैं। कैसे? आपने इन तारों को बिंदु क्यों कहा? एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज जिसमें ना लंबाई, ना चौड़ाई और ना ही मोटाई हो, बिंदु कहलाती है। तभी तोते ने इन तारों को बिंदु कहा था। हाँ, ये बताओ कि बिंदु का आभास और कौन-कौन सी चीजें कराती हैं? पत्ते का ये नुकीला भाग बिंदु का आभास कराता है। अब तुम ये बताओ कि 2 बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी? 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल और सबसे छोटी दूरी को रेखाखंड कहते हैं। बरगद चाचा, ये बताओ कि रेखाखंड क्या है? रेखाखंड रेखा का एक टुकड़ा है। रेखाखंड को मापा जा सकता है, लेकिन रेखा को नहीं। रेखा अपने दोनों छोरों से अनंत तक लंबी होती है। उसके बीच हम 2 बिंदु अंकित कर एक टुकड़ा प्राप्त करते हैं, जिसे रेखाखंड कहते हैं। तो क्या रेखा की लंबाई नहीं माप सकते? नहीं, रेखा अनंत तक लंबी होती है।
रेखा एवं रेखाखंड दोनों में सिर्फ लंबाई होती है। इसमें ना तो चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई। रेखा और रेखाखंड को कैसे दर्शाते हैं? 2 बिंदु दिखाओ और उनके बीच एक रेखा खींचो। ये रेखाखंड है। रेखाखंड के दोनों छोरों पर हम बिंदु अंकित करते हैं, जबकि रेखा को दर्शाने के लिए दोनों तरफ तीर का निशान बनाते हैं। तीर का निशान क्यों? तीर का निशान ये बताता है कि इसे दोनों तरफ अनंत तक आगे बढ़ाया जा सकता है। इसे क्या कहेंगे? ये प्रतिच्छेदी रेखा है। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसमें एक बिंदु पर आकर दोनों रेखाएं मिलती हैं और ये बिंदु दोनों रेखाओं पर अंकित होता है। इसलिए ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इनसे बनने वाले कोने को क्या कहेंगे? इनसे बनने वाले कोने को कोण कहते हैं और मिलान बिंदु को शीर्ष। इसमें 4 कोने हैं। 2 रेखा एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, इसलिए इसमें 4 कोण और एक शीर्ष है। अगर 2 रेखा एक दूसरे को ना काटे तो उसे क्या कहेंगे? उसे समांतर रेखा कहेंगे। 2 रेखाएं समांतर तब होंगी जब वो दोनों रेखाएं आगे या पीछे बढ़ाने पर कभी एक दूसरे से ना मिलें। रेल की पटरी, खिड़की की सलाखें, ये सभी समांतर हैं। हाँ, समांतर रेखा के बीच की दूरी हर जगह समान होती है। दीदी, ये बताओ कि सूरज की रोशनी यहाँ तक कैसे पहुँचती है? सूरज की रोशनी अनंत तक जा सकती है, इसलिए सूरज की रोशनी को किरण भी कहते हैं। मुझे किरण के बारे में कुछ बताओ। अगर किसी सरल रेखा का एक छोर स्थिर और दूसरा अनंत तक गतिशील हो तो उसे किरण कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? रेखा के एक तरफ बिंदु और दूसरी तरफ तीर का निशान लगाने पर वो किरण को दर्शाता है। जिस दिशा में रेखा आगे बढ़ती है उधर तीर का निशान लगाते हैं और स्थिर रहने वाले छोर को बिंदु से अंकित करते हैं। सही कहा तुमने। रेखाखंड के एक छोर पर तीर का निशान लगाने पर जो आकृति मिलती है उसे किरण कहते हैं। समझ गई। मतलब इसमें एक स्रोत से प्रकाश निकल रहा है, इसका एक छोर ही आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो तुमने सीधी रेखा यानी सरल रेखा की बात की। अगर कोई आकृति टेढ़ी मेढ़ी हो तो उसे क्या कहेंगे? टेढ़ी मेढ़ी आकृति को तो वक्र कहते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। वक्र का अर्थ है सीधा नहीं। मेरी पूंछ एक वक्र रेखा है। यह एक सरल वक्र है। सरल वक्र क्या होता है? अगर कोई वक्र खुद को ना काटे तो वह सरल वक्र होता है, और अगर वक्र बंद हो तो उसे क्या कहेंगे? भारत का मानचित्र देखा है तुमने? हाँ, वो एक बंद वक्र है। बंद वक्र के 3 भाग हैं। वो क्या है? भारत का मानचित्र एक बंद वक्र है। दिल्ली उसके अंदर है, पाकिस्तान बाहर है, और दोनों के बीच वक्र पर LOC यानी दोनों देशों का बॉर्डर है। हाँ, वो तो है, लेकिन
इससे क्या मतलब है? बंद आकृति के अंदर का हिस्सा यानी दिल्ली अभ्यंतर है, बाहर का हिस्सा यानी पाकिस्तान वक्र का बाहरी भाग है और वक्र पर जो दोनों देशों का बॉर्डर LOC है वो वक्र की परिसीमा है। धन्यवाद दीदी, आपने मुझे खुली और बंद आकृतियों के बारे में विस्तार से समझा दिया। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। सारांश। एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चिन्ह जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई और ना ही मोटाई हो, उसे बिंदु कहते हैं। एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। पेंसिल की नोक, सुई का नुकीला सिरा, ये सभी बिंदु का आभास कराते हैं। बिंदु एक स्थिति निर्धारित करता है। इसे सामान्यतः अंग्रेजी के बड़े अक्षर से व्यक्त किया जाता है। दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता एक रेखाखंड दर्शाता है। बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को AB से दर्शाते हैं। AB और BA दोनों एक ही रेखाखंड को दर्शाते हैं। जब एक रेखाखंड जैसे AB को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। इसे AB से व्यक्त किया जाता है। दो विभिन्न रेखाएं जब एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलाती या काटती हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती अर्थात नहीं काटती हैं तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। प्रश्न और उत्तर। दैनिक जीवन में दिखने वाली 3 चीजों के नाम बताओ जो बिंदु का अभ्यास कराती हैं। उत्तर: तारे, पेंसिल का नुकीला सिरा, सुई की नोक। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? उत्तर: अनगिनत। दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? उत्तर: रेखाखंड। रेखाखंड और रेखा में क्या अंतर है? उत्तर: रेखाखंड रेखा का एक टुकड़ा है। रेखाखंड में दोनों छोर स्थिर होते हैं, लेकिन रेखा को दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। किरण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर बताओ। उत्तर: वैसी आकृति जिसका एक छोर स्थिर और दूसरा अनंत तक गतिशील हो उसे किरण कहते हैं। जैसे टॉर्च से निकलने वाली रोशनी, सूर्य की किरणें आदि। प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी का अक्षर X। समांतर रेखा क्या है? उत्तर: दो रेखाएं जब आपस में ना मिलें तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। वक्र किसे कहते हैं? उत्तर: टेढ़ी मेढ़ी आकृति को वक्र कहते हैं। वक्र का अर्थ है सीधा नहीं। कोण किसे कहते हैं? उत्तर: दो रेखाओं के मिलने से जो कोना बनता है उसे कोण कहते हैं।
दोबारा प्रयास करें। दोबारा प्रयास करें। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। दोबारा प्रयास करें। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। शाबाश। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता का ASA प्रतिबंध। आपको याद ही होगा कि जब एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने से वे एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती है, तब दोनों का आकार एवं माप बराबर होते हैं और हम कहते हैं कि दोनों आकृतियां सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुजों की SAS सर्वांग समता को समझा। अब हम ASA सर्वांग समता को समझेंगे। मान लीजिए हमें त्रिभुज ABC बनाना है। अगर आपको भुजा AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हो, तो क्या सिर्फ एक भुजा की लंबाई से आप एक अद्वितीय यानी यूनिक त्रिभुज ABC का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम अलग अलग प्रकार से त्रिभुज ABC बना सकते हैं, लेकिन हमें एक अद्वितीय त्रिभुज नहीं मिलता। जरा सोचिए, अगर आपको AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी है और साथ ही साथ कोण ABC की माप 35 डिग्री दी है, तो क्या अब हम एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इस स्थिति में भी त्रिभुज ABC को अलग अलग प्रकार से बनाया जा सकता है, यानी कि हमें एक अद्वितीय त्रिभुज प्राप्त नहीं होगा। अब अगर हमें दो कोणों का माप और उनके अंतर्गत भुजा का माप ज्ञात हो, तो हम एक अद्वितीय त्रिभुज जरूर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोण A बराबर 35 डिग्री और कोण B बराबर 75 डिग्री और AB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, तो हम आसानी से अद्वितीय
त्रिभुज एबीसी बना सकते हैं। इस स्थिति में हम पहले 6 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेखाखंड AB खींचेंगे। फिर हम चांदे के उपयोग से कोण A बनाएंगे जिसकी माप 35 डिग्री है। फिर हम चांदे के उपयोग से कोण B बनाएंगे जिसकी माप 75 डिग्री है। इससे हमें बिंदु C प्राप्त होगा और साथ ही साथ त्रिभुज ABC भी प्राप्त होगा। चाहे हम कितनी भी बार दिए मापों से त्रिभुज ABC बनाएंगे तो हर स्थिति में हमें सर्वांग सम त्रिभुज प्राप्त होंगे। इस समझ के साथ हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के जांच का एक और नियम बना सकते हैं। वह इस प्रकार है। यदि एक सुमेलन में पहले त्रिभुज के 2 कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 संगत कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को कोण भुजा कोण सर्वांग समता यानी कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता कहा जाता है, जिसे संक्षेप में ASA सर्वांग समता कहते हैं। जैसे यहाँ 2 त्रिभुज दिए हैं। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 130 डिग्री है, कोण C बराबर 30 डिग्री है और इनकी अंतर्गत भुजा BC बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह त्रिभुज MNO में कोण O बराबर 130 डिग्री है, कोण N बराबर 30 डिग्री है और इनकी अंतर्गत भुजा ON बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। चूंकि यहाँ त्रिभुज ABC के 2 कोण कोण B और कोण C और उनकी अंतर्गत भुजा BC दूसरे त्रिभुज MNO के 2 संगत कोणों कोण O और कोण N और अंतर्गत भुजा ON के बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अगर हम इनमें से किसी एक को दूसरे पर रखेंगे और समायोजित करेंगे तो हम देखते हैं कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढकते हैं। इससे यह सत्यापित होता है कि वे सर्वांग सम हैं। यहाँ हम इस प्रकार से सुमेलन दर्शा सकते हैं। B सुमेलन है O से, C सुमेलन है N से, A सुमेलन है M से। इस तरह से सर्वांग समता का संबंध हम त्रिभुज BCA त्रिभुज ONM से सर्वांग सम है इस प्रकार दर्शा सकते हैं। क्या सर्वांग समता का संबंध सिर्फ इस एक प्रकार से दर्शाया जा सकता है? सोचिए सोचिए। नहीं, हम अलग अलग प्रकार से दर्शा सकते हैं, लेकिन यह संबंध दर्शाते समय सुमेलन का ध्यान रखना जरूरी है। अब इन 2 त्रिभुजों को देखिए। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 130 डिग्री है, कोण C बराबर 30 डिग्री है और इनकी अंतर्गत भुजा BC बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 135 डिग्री, कोण R बराबर 30 डिग्री है और QR बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। क्या हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम इन्हें सर्वांग सम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ कोण C बराबर कोण R है, भुजा BC बराबर भुजा QR भी है, लेकिन कोण B बराबर कोण Q नहीं है। यानी कि यहाँ ASA सर्वांग समता का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हैं। अगर हम इनमें से किसी एक को दूसरे पर रखेंगे तो किसी भी प्रकार से समायोजित करने पर वे एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक पाएंगे। इससे यह सत्यापित होता है कि वे सर्वांग सम नहीं हैं।
अब आपको ASA सर्वांग समता की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा त्रिभुजों की सर्वांग समता का ASA प्रतिबंध। आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के ASA प्रतिबंध से जुड़े कुछ उदाहरण। आकृति में किरण QS कोण PQR और कोण PSR को समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट कर रही है। क्या त्रिभुज PQS त्रिभुज RQS से सर्वांग सम है? यहाँ हमें ये ज्ञात करना है कि त्रिभुज PQS त्रिभुज RQS से सर्वांग सम है या नहीं। हमें दिया गया है कि किरण QS कोण PQR को समद्विभाजित कर रही है। हमें यह ज्ञात है कि किसी कोण का समद्विभाजक उस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इस तरह से यहाँ हम कह सकते हैं कि कोण PQS बराबर कोण RQS। इसी तरह किरण QS कोण PSR को भी समद्विभाजित कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण RSQ बराबर कोण PSQ। अब त्रिभुज PQS और त्रिभुज RQS में कोण PQS बराबर कोण RQS, क्योंकि वे समद्विभाजक QS द्वारा निर्मित कोण है। QS बराबर QS, क्योंकि यह त्रिभुज PQS और त्रिभुज RQS की उभयनिष्ठ यानी कॉमन भुजा है। इसी तरह कोण PSQ बराबर कोण RSQ है, क्योंकि वे समद्विभाजक QS द्वारा निर्मित कोण है। चूंकि यहाँ त्रिभुज PQS के दो कोण कोण PQS और कोण PSQ और उनकी अंतर्गत भुजा QS दूसरे त्रिभुज RQS के दो संगत कोणों कोण RQS और कोण RSQ और अंतर्गत भुजा QS के बराबर है, इसलिए ASA सर्वांग समता के अंतर्गत ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यहाँ सुमेलन यानी मैचिंग है। P का सुमेलन है R से, Q का सुमेलन है Q से, S का सुमेलन है S से, यानी कि PQS का सुमेलन है RQS से। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQS त्रिभुज RQS से सर्वांग सम है। ध्यान रहे, सर्वांग समता का संबंध दर्शाते समय सुमेलन को ध्यान में रखना जरूरी है। अगला उदाहरण, दर्शाई हुई आकृति में KL और ON समांतर है और KL बराबर ON है, तो ज्ञात कीजिए क्या त्रिभुज KLM त्रिभुज NMO से सर्वांग सम है? हमें दिया गया है कि KL और ON समांतर है और KL बराबर ON। चलिए त्रिभुज KLM और त्रिभुज NMO की बात करें। हम देखते हैं कि रेखाखंड KL रेखाखंड ON के समांतर यानी पैरेलल है और यहाँ हम OL को इन दोनों की तिर्यक छेदी रेखा मान सकते हैं। आपको याद होगा कि जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो बनने वाले एकांतर अंतः कोणों के युग्म यानी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स समान होते हैं। इस तरह से यहाँ कोण L बराबर कोण O, क्योंकि यह समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित एकांतर अंतः कोणों का युग्म है। कोण K बराबर कोण N, क्योंकि यह भी समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित एकांतर अंतः कोणों का युग्म है। और हमें दिया गया है कि KL बराबर ON। चूंकि यहाँ त्रिभुज KML के दो कोण कोण K और कोण L और उनकी अंतर्गत भुजा L के दूसरे त्रिभुज NMO के दो संगत कोणों कोण N
और कोण O और अंतर्गत भुजा ON के बराबर है, इसलिए ASA सर्वांग समता के अंतर्गत ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यहाँ सुमेलन यानी मैचिंग है। K का सुमेलन है N से, L का सुमेलन है O से, M का सुमेलन है M से। लेकिन अगर हम सर्वांग समता के दिए संबंध को देखेंगे तो यह संबंध हमें निम्नलिखित सुमेलन बताता है। यहाँ दोनों स्थितियों के सुमेलन एक दूसरे से नहीं मिलते, इसलिए त्रिभुज KLM त्रिभुज NMO से सर्वांग सम नहीं है। क्या आप बता सकते हैं हम सर्वांग समता का सही संबंध कैसे लिख सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हम इसे निम्न में से किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। इसी तरह आप कुछ और प्रकार से सर्वांग समता का संबंध व्यक्त करने की स्वयं कोशिश कीजिए। तो आज हमने देखे त्रिभुजों की सर्वांग समता के ASA प्रतिबंध से जुड़े कुछ उदाहरण। आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के ASA प्रतिबंध से जुड़ी मिथ्या धारणा। मिथ्या धारणा 1, दर्शाई गई आकृति में रेखाखंड LO और रेखाखंड KN बिंदु M पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करते हैं। क्या त्रिभुज KLM और त्रिभुज NOM ASA सर्वांग समता के अंतर्गत सर्वांग सम है? ज्ञात कीजिए। दर्शाई हुई आकृति में त्रिभुज KLM और त्रिभुज NOM का एक कोण L और कोण O बराबर है और दोनों त्रिभुजों की भुजा LM और OM भी बराबर है, परंतु दूसरे कोणों का माप दर्शाया नहीं गया। इसलिए कुछ बच्चों को लगता है कि दोनों त्रिभुज KLM और त्रिभुज NOM ASA सर्वांग समता के अंतर्गत सर्वांग सम नहीं है, लेकिन यह एक गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। यहाँ उनसे गलती होती है कि वे दी जानकारी के आधार पर कोणों या भुजाओं में संबंध प्रस्थापित करने का प्रयास नहीं करते। यहाँ दिया गया है कि आकृति में रेखाखंड LO और रेखाखंड KN बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको याद होगा कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन से हमें शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्राप्त होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि कोण OMN बराबर कोण KML। अब यहाँ त्रिभुज KLM के कोण L और कोण M और उनकी अंतर्गत भुजा LM, त्रिभुज NOM के कोण O और कोण M और उनकी अंतर्गत भुजा OM के बराबर है। इसलिए ASA सर्वांग समता प्रतिबंध से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज KLM और त्रिभुज NOM सर्वांग सम है। इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। तो आज हमने देखी त्रिभुजों की सर्वांग समता के ASA प्रतिबंध से जुड़ी मिथ्या धारणा। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें
या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। चतुर्भुज की बनावट और रचना। खेत में इस बार कौन सी फसल लगाओगे? इस बार मैं फसल नहीं लगाऊंगा। फिर क्या लगाने वाले हो इस बार? फसल लगाने के बाद काफी इंतजार करना पड़ता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस बार सब्जियां लगाऊं। इसके लिए तो क्यारियां बनानी पड़ेंगी। हाँ, मुझे पता है। मैं इसमें चकोर क्यारियां बनाऊंगा। चकोर क्यारियां मतलब? चकोर का मतलब ऐसा बहुभुज जिसकी 4 भुजाएं हों। इसे चतुर्भुज कहते हैं। जैसे आयत और वर्ग? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। लेकिन सिर्फ आयत और वर्ग ही चतुर्भुज नहीं है, इसके अलावा भी चतुर्भुज के कई प्रकार हैं। चतुर्भुज के और कौन कौन से प्रकार हैं? आयत और वर्ग के अलावा सम, समानांतर और समलंब चतुर्भुज भी होते हैं। इसकी बनावट कैसी होती है? आयत 4 भुजाओं से घिरी वो आकृति है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसकी रचना कैसे करेंगे? ज्यामिति बॉक्स के 2 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सेट स्क्वायर को इस तरह रखने पर आयत की आकृति प्राप्त होती है। हम 4 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार क्यारी कैसे बनाएंगे? इसके लिए हम पहले 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। चंद से रेखाखंड के दोनों छोर ए और बी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसमें हमें ए और बी पर लंब प्राप्त होगा। आयत की चौड़ाई के बराबर दूरी प्रकार से पैमाने पर मापकर दोनों लंब रेखा पर काटें। लंब रेखा के कटान बिंदु सी और डी को मिलाने से हमें आयत ए, बी, सी, डी मिलता है। 5 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार क्यारी कैसे बनाएंगे? इसके लिए भी आयत की रचना की विधि का प्रयोग करेंगे। वर्ग भी समान लंबाई चौड़ाई का आयत है। यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। बिल्कुल ठीक। पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचें। चांद से ए और बी दोनों छोर पर 90 डिग्री का कोण बनाओ। अब दोनों लंब रेखाओं पर रूलर और प्रकार से 5 सेंटीमीटर की दूरी काट लो और कटान बिंदु सी और डी को मिलाओ। ए, बी, सी, डी एक वर्ग है जिसकी हर भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। Click Next to go to the next screen. अब ये बताओ, समानांतर चतुर्भुज क्या है? समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होती है। आयत और वर्ग की भी आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर है। हाँ, आयत और वर्ग भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन आयत और वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, जबकि समानांतर चतुर्भुज के लिए ये जरूरी नहीं है। 2 सेट स्क्वायर को इस प्रकार रखें। ये एक समानांतर चतुर्भुज है। इसके सम्मुख कोण और भुजा बराबर हैं।
समचतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे? 4 सेट स्क्वायर को इस तरह रखें। यहां ए, बी, सी, डी एक समचतुर्भुज है। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इनके विकर्ण ए, सी और बी, डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी है। समचतुर्भुज के कौन कौन से गुण हैं? समचतुर्भुज की चारों भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इनकी सम्मुख भुजाएं समानांतर भी होती हैं। इसके अलावा इनके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होती हैं और बराबर भागों में विभाजित करती हैं। समलंब चतुर्भुज की रचना कैसे करते हैं? 3 सेट स्क्वायर की मदद से हम समलंब चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। ये एक समलंब चतुर्भुज है। इसकी सम्मुख भुजाएं ए, बी और सी, डी समानांतर हैं। तुम चतुर्भुज की बनावट और रचना के बारे में समझ गए। खेतों की जुताई भी हो गई। चलो अब घर चलते हैं। कल आकर इसमें क्यारियां बनाएंगे। ठीक है, चलो। Click Next to go to the next screen. सारांश। 4 भुजाओं वाले बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं और चारों कोण समकोण होते हैं। वर्ग एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं। समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं। इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं समानांतर और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं और कोण बराबर नहीं होते हैं। इनकी एक सम्मुख भुजा समानांतर होती है। Click Next to go to the next screen. प्रश्न और उत्तर। प्रश्न। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 90 डिग्री, ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 60 डिग्री, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करें। 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ए बी खींचें। बिंदु ए पर 90 डिग्री और बी पर 60 डिग्री का कोण बनाएं। ए से 6 सेंटीमीटर की दूरी लंब रेखा पर काटें और बी से 60 डिग्री के कोण वाली रेखा पर 4 सेंटीमीटर की दूरी काटें। दोनों कटान बिंदु डी और सी को मिलाएं। इस प्रकार चतुर्भुज ए बी सी डी मिलता है। प्रश्न। एक समचतुर्भुज की रचना करें जिसके एक विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर और भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो। उत्तर। विकर्ण की लंबाई का रेखाखंड ए सी खींचें। ए सी का लंब समद्विभाजक खींचें। ए से आधे से ज्यादा दूरी का आर्क ऊपर और नीचे खींचें और समान दूरी का आर्क सी से ऊपर और नीचे दोनों आर्क के कटान बिंदु को मिलाएं। अब ए से 5 सेंटीमीटर की दूरी रूलर पर मापकर कटान बिंदु से लंब समद्विभाजक पर काटें और कटान बिंदु को ए और सी से मिलाएं। इस तरह हमें 5 सेंटीमीटर लंबाई का समचतुर्भुज ए बी सी डी मिलता है। प्रश्न। आयत एक विशेष प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है। कैसे? उत्तर। ए बी सी डी एक आयत है। ए बी बराबर सी डी और
BC बराबर AD, AB समानांतर CD और BC समानांतर AD। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। आयत ABCD में सम्मुख भुजा AB, DC और AD-BC बराबर और समानांतर हैं। इसके सम्मुख कोण AC और BD भी बराबर हैं। इसलिए आयत ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। प्रश्न: वर्ग एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज है, कैसे? उत्तर: ABCD एक वर्ग है जिसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। इसकी चारों भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर है। साथ ही दोनों विकर्ण एक दूसरे का लंब समद्विभाजक हैं। इसलिए वर्ग ABCD एक समचतुर्भुज है। Click Next to go to the next screen. हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।